जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। कृषि विभाग ने शीतलहर को लेकर बिहार के किसानों को किया अलर्ट। आलू, सरसों, अरहर में लाही से लगेगी चपत। ठंड बढ़ने और कोहरे की दस्तक के साथ ही कृषि विभाग ने सरसों, अरहर व आलू लगाने वाले किसानों को सावधान किया है। लाही लगने से रोकने के लिए फूल वाले पौधे, सरसों व अरहर के वैसे पौधे जिनमें फूल आ चुके हों, उन पर दवा छिड़काव की जरूरत है। पौधा संरक्षण विभाग के सहायक निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि दवा के छिड़काव से फसल सुरक्षित रहेगी। पौधा संरक्षण विभाग के केंद्र प्रभारी रजत कुमार शाह ने बताया कि क्लोरोपाइरिफोस और डाइथन M45 दोनों को मिलाकर मात्रा अनुसार छिड़काव किसानों को फूल वाले सरसों और अरहर के पौधों पर करना चाहिए। इससे लाही और फूल मरने की शिकायत दूर होगी। इस मौसम में आलू के पौधे में झुलसा रोग लग सकता है। इसे रोकने के लिए पटवन के बाद डाइथन M45 का छिड़काव कर सकते हैं। सिंचाई करने से तापमान सामान्य हो जाता है। पौधा संरक्षण निरीक्षक निवास कुमार ने बताया कि आलू में गलसा की बीमारी लग जाने से मैंकोजेब का छिड़काव करना चाहिए। पाला से बचने के लिए बीज उपचार करना जरूरी है। MLC आवास निर्माण में लेट लतीफी की जिम्मेदार एजेंसी से छीना जाएगा काम। जाने क्या है सरकार का प्लान। राज्य सरकार ने MLC आवास निर्माण के लेट लतीफी की जिम्मेदार एजेंसी से काम छीनने और उसे हटाने का निर्णय लिया है। इस मामले में भवन निर्माण विभाग ने अब तक हुए निर्माण कार्य की मापी के लिए 6 जनवरी 2023 की तारीख निर्धारित की है। साथ ही निर्माण एजेंसी से करार समाप्त करने संबंधी पत्र भी डेवलपर्स कंपनी को भेज दिया है। कंपनी को निर्माण कार्य के लिए जो राशि दी गई उसमें से जो खर्च हुआ उसे छोड़ शेष पैसा वसूला भी जाएगा। सूत्रों के अनुसार भवन निर्माण विभाग ने MLC आवास निर्माण की जिम्मेदारी कशिश डेवलपर्स लिमिटेड को अगस्त 2015 में दिया था। इस निर्माण एजेंसी से करार के अनुसार MLC आवास निर्माण अगस्त 2017 तक पूरा कर लिया जाना था। तय समय सीमा में काम पूरा नहीं होने पर इसकी समयावधि करीब 1 साल बढ़ाकर अगस्त 2018 कर दी गई। इसके बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। इस कारण निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए भवन निर्माण विभाग ने अप्रैल 2019 में कंपनी को डिबार कर दिया और जुलाई 2020 में कंपनी से किया गया करार भी समाप्त कर दिया। आपके पास है CNG कार या इलेक्ट्रिक बाइक तो रहें तैयार। अगले साल सरकार देगी बड़ी सहूलियत। जाने डिटेल्स। केंद्र और राज्य सरकारें ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देते हुए कई स्तरों पर प्रयास कर रही है। बिहार तो देश के कुछ उन गिने चुने राज्यों में से एक है जो ग्रीन बजट बनाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है। बिहार में भी ग्रीन फ्यूल को लेकर काफी काम हो रहा है। राज्य में स्वच्छ ईंधन योजना पहले से लागू की गई है। इस योजना के तहत डीजल और पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन को CNG में बदलने के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। बैटरी चालित वाहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगले साल से ग्रीन बजट में डीजल, बसों और CNG को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी सब्सिडी देने का प्रावधान हो सकता है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी सतर्क है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन टैक्स का प्रावधान कर रही है। मोटर यान करारोपण अधिनियम 1994 की धारा 5 की उपधारा 6 के तहत 12 साल से अधिक पुराने वाहन पर ग्रीन कर का प्रावधान किया जाएगा। इसके निबंधन में कुल टैक्स का 10% ग्रीन टैक्स के रूप में वसूला जाएगा। वहीं बिहार के बड़े शहर में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को बंद करने की योजना बन सकती है। अभी यह नियम पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल और फुलवारी नगर परिषद क्षेत्र में लागू है। बिहार के एक गेस्ट हाउस पर झारखंड सरकार का 22 वर्ष से कब्जा। खाली कराने में विभाग को आया पसीना। राजधानी पटना में नेहरू पथ स्थित सरदार पटेल भवन के पास जल संसाधन विभाग के 2 मंजिले गेस्ट हाउस के एक मंजिल पर झारखंड सरकार का अभी कब्जा है। विभाग की तरफ से इसे खाली करवाने की पहल 2019 में की गई थी। अब इस पहल पर अमल शुरू हुआ है और 2023 में इसे झारखंड सरकार द्वारा खाली करने की बात कही है। सूत्रों के अनुसार राजधानी पटना के अति महत्वपूर्ण इलाके में मौजूद जल संसाधन विभाग का यह गेस्ट हाउस 2 मंजिला है। इसमें पार्किंग सहित किसी भी आयोजन के लिए भी बेहतर जगह उपलब्ध है। इसमें प्रत्येक मंजिल पर 4-4 कमरे यानी पूरे गेस्ट हाउस में 8 कमरे हैं। इसमें से पहली मंजिल पर मौजूद 4 कमरों में झारखंड सरकार का कब्जा है। ऐसे में इस गेस्ट हाउस में आगंतुकों के लिए केवल 4 ही कमरे मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार इस गेस्ट हाउस के एक कमरे का प्रतिदिन किराया फिलहाल 1335 रुपए है। ऐसे में 4 कमरों में झारखंड का कब्जा होने से करीब 5300 रुपए प्रतिदिन का नुकसान जल संसाधन विभाग को हो रहा है। 15 नवंबर 2020 को बंटवारे में संयुक्त बिहार से अलग होने के बाद झारखंड सरकार के राज्य परामर्श समिति के अधिकारियों की तरफ से इस गेस्ट हाउस के 4 कमरों को खाली नहीं किया गया। सूत्र बताते हैं कि बहुत इंतजार के बाद जल संसाधन विभाग की तरफ से वर्ष 2019 में इस गेस्ट हाउस को झारखंड सरकार से खाली करवाने की आधिकारिक पहल जोर शोर से शुरू हुई थी। विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से पहल की। इस पर राज्य सरकार की तरफ से झारखंड सरकार को पत्र भेजा गया। इसके बाद झारखंड की तरफ से आश्वासन दिया जाता रहा। ईटा भट्टा कारोबारी पर कसा शिकंजा। 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति का लेखा जोखा नहीं। ईटा भट्टा कारोबारी अफरोज आलम के साथ जंगिया स्थित घर पर आयकर विभाग की कार्रवाई शुक्रवार दोपहर को 2 बजे के करीब पूरी हो गई। 31 घंटे चली छापेमारी में आयकर विभाग ने 3 करोड़ रुपए व जमीन संबंधी कई कागजातों को जब्त किया है। आयकर सूत्र की माने तो उन पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कारोबारी के पास पाई गई 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति का लेखा जोखा नहीं है। आयकर विभाग कागजात के आधार पर बेनामी संपत्ति का आकलन करेगी। अफरोज के पास 5 करोड़
रुपए से अधिक की जमीन व घर है। भागलपुर में कई जमीन है, लेकिन जमीन संबंधित उनके पास कोई कागजात नहीं थे। वहीं फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी और उनके द्वारा मोबाइल का बैकअप लिया गया है। उनके पास फिजिकल स्टॉक में 25 लाख ईंट फिलहाल बताया गया है। सभी सामान की अनुमानित कीमत लगाई जाएगी। अफरोज पर अब आय छिपाने का मामला भी चलाया जा सकता है। आयकर सूत्रों की माने तो ज्वेलरी लिमिट में मिला था। एक परिवार के पास जितने गहने होने चाहिए उतना ही था। इस कारण अफरोज को ज्वेलरी वापस कर दी गई है। आयकर सूत्रों की माने तो पूरे मामले का असेसमेंट किया जाएगा। उन्हें नोटिस भेजी जाएगी। अफरोज को आयकर अधिकारियों के सवालों का जवाब देने के लिए आयकर कार्यालय आना होगा। मुजफ्फरपुर में नो एंट्री में घुसा ट्रक, बैंक के लॉ ऑफिसर को रौंदते हुए डिवाइडर पर चढ़ा, पुलिस कर रही है जांच। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के क्लब रोड में नो एंट्री में एक अनियंत्रित ट्रक ने बैंक ऑफ इंडिया के लॉ ऑफिसर शिवेंद्र प्रताप यादव को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले थे। भागने के दौरान चालक ने डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ाते हुए अररिया के मेडिकल ऑफिसर की कार में ठोकर मार दी। इसके बाद ट्रक बंद हो गया और कार में ठोकर लगने के बाद मेडिकल ऑफिसर बाल बाल बच गए। जब तक स्थानीय लोग जुटते चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर चालक फरार हो गया। इस बीच बेला थानेदार हरेंद्र कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जिंदा होने की आस में बैंक के लॉ ऑफिसर को पुलिस जीप में लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। मिठनपुर थाना क्षेत्र के पुलिस ने शव को पंचनामा तैयार करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक के परिजन को भी हादसे की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ली है। एसकेएमसीएच पहुंचे बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर ने बताया कि मिठनपुरा चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस में शिवेंद्र प्रताप यादव लॉ ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। सुबह में वे अपनी बाइक से ड्यूटी के लिए आ रहे थे। क्लब रोड में एसबीआई के सामने अनियंत्रित होकर ट्रक ने रौंद दिया। मृतक हेलमेट पहने हुए था, फिर भी सर को कुचलने से उसकी स्थिति नाजुक थी। जब तक डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे उसे डेथ घोषित कर दिया गया। पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में नए साल के जश्न को लेकर किए गए खास इंतजाम, करे चांद का दीदार। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में नए साल पर विजिटर्स के लिए विशेष तैयारी की गई है। केंद्र की ओर से 31 दिसंबर व 1 जनवरी को 3D तारामंडल और साइंस ऑन स्फेयर के एक्स्ट्रा शो चलाए जाएंगे। आम दिनों में केवल 4 शो चलाए जाते हैं, जबकि 1 जनवरी को 7 शो चलाए जाएंगे। इसके साथ ही विजिटर्स की सुविधा के लिए अलग से टिकट काउंटर भी खोला जाएगा। विजिटर्स के लिए अलग से 3 काउंटर खोले जाएंगे। केंद्र में लोगों को नियंत्रित व गाइडिंग के लिए भी अतिरिक्त कर्मी लगाए जाएंगे। केंद्र की ओर से 31 व 1 जनवरी के लिए एडवांस टिकट बुकिंग नहीं की जाएगी। जनवरी के महीने में केंद्र की ओर से दर्शकों के लिए विशेष आकाश दर्शन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें दर्शकों को टेलीस्कोप के माध्यम से बृहस्पति, शनि, मंगल और शुक्र ग्रह दिखाया जाएगा। इसके साथ ही चांद का भी दीदार कराया जाएगा। यह कार्यक्रम 1 महीने तक आयोजित किया जाएगा। जनवरी माह में प्रतिदिन शाम 5:30 बजे से टेलीस्कोप के माध्यम से लोगों को आकाश दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए विजिटर्स से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। पटना में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कचरा पॉइंट पर लिट्टी चोखा पार्टी का होगा आयोजन, मुफ्त में चखे स्वाद। पटना नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के साथ नव वर्ष के स्वागत के लिए भी विशेष तैयारियां की जा रही है। शहर में खत्म हो चुके कचरा पॉइंट पर लिट्टी पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही नव वर्ष की पूर्व संध्या पर दिए के माध्यम से स्वच्छता की अलख भी जगाई जाएगी। गौरतलब है कि शहर के कई वार्डो में कचरा पॉइंट को समाप्त किया जा चुका है। इसके साथ ही साफ हो चुकी जगहों पर सौंदर्यीकरण कर उसे सेल्फी स्पॉट के रूप में निर्मित किया जा रहा है। पटना नगर निगम द्वारा शहर के कचरा पॉइंट को आकर्षक बनाया जा रहा है। इन जगहों पर कबाड़ से जुगाड़ से बनी आकर्षक वस्तुएं, पेंटिंग, रंगोली एवं विभिन्न तरह के स्लोगन के माध्यम से स्वच्छता के संदेश दिए जाएंगे, जिससे आम जन भी अपने शहर को स्वच्छ रखने में योगदान दे। कार्यक्रम के लिए सभी अंचलों को अलग से राशि भी प्रदान की जाएगी। नगर आयुक्त द्वारा बैठक कर सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कार्यक्रम शाम 5 बजे संध्या से शुरू हो जाएगा। नगर निगम कर्मियों के साथ आम जनों को भी इसमें भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, ट्रांसजेंडर समूह भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बीएसएससी पेपर लीक मामले में बाढ़ से एक गिरफ्तार, प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका बरामद। बीएसएससी द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तर की परीक्षा में पुलिस ने एक और आरोपित को बाढ़ से गिरफ्तार किया है। उसके पास से कुछ प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका भी बरामद की गई है। गुरुवार की देर रात खगड़िया जिले के चित्रगुप्त थाना क्षेत्र की पुलिस ने बाढ़ पुलिस के सहयोग से भटगांव में छापेमारी की। यहाँ से विवेकानंद को घर से गिरफ्तार कर लिया। विवेकानंद के घर के बगल में पुआल की ढेर से पुलिस ने प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका भी बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि परीक्षा प्रारंभ होते ही जैसे ही प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका बांटी गई, कुछ देर के बाद परीक्षा के पर्यवेक्षक को झांसा देकर विवेकानंद फरार हो गया। जब उत्तर पुस्तिका की काउंटिंग होने लगी तो मामला प्रकाश में आया। इसके बाद गहनता से जांच करने पर विवेकानंद परीक्षा में शामिल होने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और पता के आधार पर बाढ़ थाना पहुंची और थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार के सहयोग से छापेमारी करते हुए विवेकानंद को गिरफ्तार कर लिया। खगड़िया पुलिस उसे अपने साथ ले गई।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मुफ्त खाद्यान्न वितरण होगा, फिर भी ऐसे मिलेगा मुफ्त अनाज, जाने कैसे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। दिसंबर 2022 के वितरण को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से शुरू किया जाएगा, चाहे वितरण माह कोई भी हो। इसका खाद्यान्न वितरण दिसंबर से शुरू होगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। साथ ही इस अधिसूचना में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने साफ किया है कि नवंबर 2022 के खाद्यान्न वितरण की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण बंद कर दिया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक पंचांग वर्ष 2023 में पूरे होने वाले वितरण चक्रों में राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन लाभुकों के बीच निःशुल्क बांटा जाएगा। योजना का लाभ सीधे रूप से गरीबों को मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से बचे भंडार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के भंडार से जोड़ देने से समय पर जरूरतमंदों को अनाज मिलेगा। नए साल में सरकार ने बदली सेविका और सहायिका चयन की नीति, अब चाहिए होगी ये डिग्री। नए साल में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन में सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री ही मान्य होगी। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री नहीं देने पर कठिनाई होगी, वह आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। समाज कल्याण विभाग ने सेविका सहायिका के चयन के लिए मार्गदर्शिका की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सिर्फ मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंटर अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना होगा। पूर्व में ऐसे अनेकों मामले आए थे जिसमें यह देखा गया है कि सेविका और सहायिका का प्रमाण पत्र फर्जी है, जिसको लेकर पूर्व में कई पर कार्रवाई भी की गई है। सेविका सहायिका चयन में सभी आवेदनों को त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी जांच करेगी। इसमें देखा जाएगा कि इन दोनों पदों के लिए आवेदन करने वालों में सबसे अधिक किसकी शैक्षणिक योग्यता है। उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। सेविका और सहायिका की चयन के लिए रिक्ति प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 35 साल होगी। वहीं 65 साल तक काम कर सकेंगी, जिसके बाद वह खुद ही सेवा मुक्त हो जाएंगी। चयन के लिए विज्ञापन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा 2 अखबारों में विज्ञापन एवं जिला के ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की जानकारी रहेगी, जहां से वे आवेदन और सभी प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। मजदूरी और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले युवाओं को मिलेगी सहूलियत, जाने कैसे मिलेगा लाभ। श्रम संसाधन विभाग के सहयोग से बिहार के दूसरे राज्यों में रोजगार व मजदूरी के लिए जाने वाले लोगों को अगले साल से एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं मिलेगी। विभाग इनके लिए 12 राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। 3 माह पूर्व विभागीय समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया था और अब 7 राज्यों में इसके लिए पत्राचार करने का काम पूरा हो चुका है। विभाग के मुताबिक फरवरी से इन राज्यों में मजदूरों व युवाओं को सेंटर से सुविधा दी जाएगी। माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलने के लिए पहले एनजीओ व इंडस्ट्री को पार्टनर बनाएगा, ताकि इसे शुरू होने के बाद विभागीय अधिकारी बस सेंटर की निगरानी करें। विभाग सेंटर के सही संचालन और निगरानी के लिए एनजीओ एवं इंडस्ट्री के साथ एमओयू करेगा। यहाँ से मजदूरों की समस्याओं को दूर किया जाएगा, वहीं रोजगार दिलाने में इन्हें मदद की जाएगी। विभाग के मुताबिक मजदूर व युवा गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, रहने के लिए जगह, राशन कार्ड से कैसे लाभ ले सकेंगे, इसकी जानकारी मिलेगी। वहीं किसी भी तरह का पहचान पत्र बनाने में सहायता, मानदेय पर निगरानी, परिवार से बातचीत, किसी भी आपदा में जरूरी सुविधाएं यहाँ से मिलेंगी। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक से सेंटर की शुरुआत होगी। वहीं दूसरे चरण में झारखंड, एमपी, जम्मू जैसे कई राज्यों में काम होगा। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।